जय हिंद जेंटलमैन कैडेट्स, वेलकम टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। माय नेम इज़ सचिन, फाउंडर डायरेक्टर ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। और आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज गाइज। ये तीन बच्चे, ऋतिक, अभिनव और ऋषभ, तीनों बच्चे रिकमेंड हुए हैं एसएसबी में। और इन्होंने एनडीए रिटन क्वालिफाई करने के बाद एसएसबी क्वालिफाई कर लिया है। फाइनली एनडीए रिकमेंड हो चुके हैं। और एनडीए रिकमेंडेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इफ़ यू वांट टू ज्वाइन नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे। तो आज इस वीडियो में मैं इन बच्चों का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आप सभी के साथ। तो सबसे पहले इन बच्चों को मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहता हूँ। बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस वेरी मच। और बहुत ही अच्छी बात है कि तीनों बच्चे साथ में पढ़ाई की और साथ में ही रिकमेंड हुए हैं। तो सबसे पहले तो इन बच्चों का इंट्रोडक्शन मैं करवाना चाहूँगा। तो वन बाय वन ये अपना इंट्रोडक्शन देंगे और बताएंगे अपने बारे में, इनका नाम और इनका बैकग्राउंड का। So my name is Ritik Kumar. I have done my schooling from Captain Manoj Kumar Pandey Uttar Pradesh High School, Lucknow. I got recommended this time from SSB Bangalore, 24 SSB Bangalore for NDA, and this was my second recommendation. Good evening, cadets. My name is Cadet Abhinav Singh, and I have completed my schooling from Captain Manoj Kumar Pandey Uttar Pradesh Sainik School, and I got recommended from 1 AFSB Dehradun this time in my first attempt. Good evening, friends. I have been recommended from 24 SSB Bangalore. My name is Rishabh Kumar Tiwari. I am from Kushinagar, UP, and I reside in Haridwar. I have completed my schooling from UP Sainik School, Lucknow, and this is all. ओके, थैंक यू सो मच। और सभी बच्चों, ये जितने भी बच्चे एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉल होने वाला है। आगे आने वाला जो टाइम इस वीडियो में जो आप देखेंगे कि किस तरीके से एक स्टूडेंट जो अपना बेसिक मिडिल क्लास फैमिली से जो स्टूडेंट्स हैं, किस तरीके से इन्होंने एनडीए रिटन क्वालिफाई किया और किस तरीके से एसएसबी क्वालिफाई किया है। हम आपकी सारी जो डाउट्स हैं, जो आपकी मिथ हैं, जो आपके माइंड में जो आपने बहुत सारी चीज़ें, जो बहुत सारे परसेप्शंस क्रिएट कर रखे हैं जो कि गलत हैं, ठीक है, उन सबको हम क्लियर करेंगे। कई सारी चीज़ें हैं जो एसएसबी के बारे में एक मिथ क्रिएट हो रही है, मतलब एक मिथ है, जो एक परसेप्शन है जो गलत है, जो पूरे बच्चों में फैला है। जैसे कि एसएसबी इंटरव्यू के लेके अगर हम बात करें तो बहुत सारे बच्चे क्या समझते हैं, एसएसबी इंटरव्यू जस्ट लाइक अ इंटरव्यू, राइट, बट ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे हैं जिनके माइंड में एक चीज़ आती है, एसएसबी इंटरव्यू जस्ट ओनली जीटीओ ग्राउंड। नहीं, इट्स नॉट ओनली ग्राउंड, राइट। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा आपकी स्क्रीन टेस्ट, उसके बाद आपका साइक टेस्ट, ओके, साइकोलॉजी, थर्ड वन इज जीटीओ, उसके बाद इंटरव्यू, देन कॉन्फ्रेंस, राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऋषभ से, उनका एक्सपीरियंस जानेंगे, एसएसबी का क्या रहा एक्सपीरियंस और किस तरीके से आप बच्चों को क्या गाइड करना चाहते हैं कि एसएसबी में जाने के लिए कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन पे उनको फोकस करना चाहिए, एंड व्हाट्स योर एक्सपीरियंस। तो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा था। आर्मी वाले इन्वायरमेंट में जाना, लाइक एसएसबी बोर्ड के अंदर जाना और नए नए दोस्त लोगों से मिलना। मैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ गया था, तो एक्सपीरियंस और भी अच्छा हो गया था। और अगर स्टार्टिंग से एकदम स्टार्ट करूँ तो मेरा एसएसबी जैसे कि बेंगलोर में था, तो वो ट्रेन जर्नी 2-3 दिन की थी। तो आराम से, मतलब दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करते हुए हम लोग गए, बहुत फ़न भी किया। वहाँ जब पहुँचे तो फिर मतलब वही पहले दिन आराम किया, फिर नेक्स्ट डे स्क्रीनिंग थी। तो स्क्रीनिंग से पहले एकदम पूरा कॉन्फिडेंस होके, एकदम रिलैक्स होके, पूरा माइंड एकदम चिल आउट करके एकदम बेंगलोर में घूमे वगैरह, इडली वगैरह खाई, डोसे वगैरह खाए। और वही स्क्रीनिंग वाले दिन हमने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके पहुँचे, अपना परफॉर्म किया, अच्छा नरेशन में अच्छा परफॉर्म किया। और मेरे साथ तो एक नई चीज़ हुई कि जो जीडी होती है, तो उसमें जीडी से पहले जो कॉमन नरेशन होती है, ग्रुप की कॉमन नरेशन, तो उसमें मैं अपॉइंट हो गया था। तो वो एकदम ही अलग से, मतलब कुछ नया सा हुआ। तो फिर पूरा कॉन्फिडेंस में आके ग्रुप का कॉमन नरेशन किया मैंने। ओके,
कॉमन नरेशन अपॉइंट होना इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि वहाँ पे जो ग्रुप होता है वो आपको पहले से ही अपना लीडर मान लेता है, राइट, और ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट होता है आपके रिकमेंडेशन में। ओके, तो वही मैंने कॉमन नरेशन अच्छा दिया। खैर वो तो अपने नरेशन से भी अच्छा दिया, और उसके बाद जीडी में अच्छा पार्टिसिपेट किया, और उसके बाद वही हम लोग स्क्रीन इन हो गए, लंच वगैरह किया, रिजल्ट्स आए, हो गए स्क्रीन इन। और उस टाइम तो स्क्रीनिंग का ये लग रहा था कि जल्दी स्क्रीन इन हो ताकि वापस ना जाना पड़े इतनी दूर। फिर वही सेकंड डे हमारा साइक हुआ, साइक अच्छा लिखा, प्रैक्टिस भी की थी काफ़ी, दोस्तों से काफ़ी सजेशंस लिए थे, सीनियर से काफ़ी सजेशंस लिए थे, और सर का भी काफ़ी गाइडेंस था। और वही फिर सेकंड डे फिर काफ़ी फ़न किया, वहाँ इतने जो गेम्स होते हैं गेम्स वगैरह खेले। और फिर थर्ड डे हमारा जीटी वगैरह चालू हो गया। और हाँ, सेकंड डे हमारा इंटरव्यू भी हुआ था, तो मेरा बोर्ड प्रेसिडेंट ने इंटरव्यू लिया था, जो चेस्ट नंबर 2 था, तो सेकंड नंबर पे ही मेरा इंटरव्यू हो गया था साइक डे के दिन। फिर थर्ड डे हमारा जीटीओ स्टार्ट हुआ, पहले दिन ही मेजॉरिटी ऑफ टास्क हो गए थे, तो पीजीटी वगैरह तो काफ़ी स्मूथ गई, जीडी वगैरह भी काफ़ी स्मूथ गई। जीडी में टॉपिक्स जो थे वो इस बार काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक थे। एक था कि यूथ जो है डिप्रेशन में है तो उसका क्या रीज़न है, तो उसमें 3 लीड्स थी कि सिस्टम का फेलियर और पेरेंटल प्रेशर और ओवर एम्बिशियसनेस, तो ये काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक था। तो इसको टैकल करने के लिए मैं मतलब एक सजेशन दूंगा, जीडी वगैरह और लेक्चरेट वगैरह टैकल करने के लिए, जो भी इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट है, तो आप न्यूज़पेपर वगैरह रीडिंग करिए, या यूट्यूब पे जैसे प्रशांत धवन सर हैं तो ये लोग वीडियो काफ़ी बनाते हैं, तो उनसे आप डेटा कलेक्ट करिए कि जैसे मैंने काफ़ी डेटा यूज़ किया कि कितने % ऑफ यूथ जो है अनएम्प्लॉयड हैं, कितना स्किल इशू है, कितना मतलब डेवलपमेंट में कमी है, कितने फंड्स कहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, कहाँ लग रहे हैं। तो ये सब चीज़ें काफ़ी मतलब एक आपके जो सेंटेंस है उसमें वेटेज लाती हैं। तो और जब ऐसे ग्रुप में आप बोलते हैं तो लोग सुनते भी हैं उस बात को, तो ऐसे ही नॉलेज वाला पार्ट ये सब कवर हो जाता है। और बाकी बात यह है कि अपना कंटेंट डिलीवर अच्छे से करना, तो उसके लिए प्रैक्टिस, जैसे मिरर के सामने बोलने की, मैं क्या अपने दोस्तों के साथ ही हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे ऐसे मतलब प्रैक्टिस करते रहते थे स्पीकिंग की। और वही फिर थर्ड डे जीटीओ वाले टास्क कंप्लीट हुए, फोर्थ डे हमारा कमांड टास्क और लास्ट के जो फाइनल ग्रुप टास्क वगैरह होते हैं वो सब हुए। और उसमें भी मतलब जीटीओ ने काफ़ी मतलब वो किया था, थोड़ा बहुत ग्रिल किया था, तो उसमें काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। मैं आगे कमांड टास्क में पहुंच गया था, तो उन्होंने पूछा कि आर यू कमिटिंग एनी मिस्टेक, मैं कहा नो सर आई एम नॉट कमिटिंग एनी मिस्टेक। उसने फिर पूछा, आपकी मैं और कॉन्फिडेंस में बोला नो सर आई एम नॉट कमिटिंग एनी मिस्टेक। उसका पीछे देखो तो पीछे जो था वो लोड कैरी करना होता है, तो लोड में पीछे ही छोड़ाया था, तो वही वो लोड फिर पहुँचवाया आगे। तो उसमें भी मतलब घबराना नहीं है। जैसे कमांड टास्क में क्या था, मैं लास्ट स्टेज पे जाके अटक गया था, तो उसने पूछा कि डू यू वांट एनी हिंट, तो मैं बोला कि सर यस सर। तो उसने मेरे को एक मतलब बताया कि तुम यहाँ से इसका कुछ यूज़ कर सकते हो, आइडिया यहीं से निकलेगा। तो उस चीज़ को मैंने मतलब दिमाग लगाया, थोड़ा अपना ट्राई वगैरह किया और निकल गया। तो ये है कि अपने आप पे बिलीफ रखना है और जो भी आए ट्राई करना है, और मतलब घबराना नहीं है वहाँ पे। और फिर वही लास्ट डे कॉन्फ्रेंस थी, आराम से मतलब दोस्तों के साथ 4 डे चिल किया रात में, और 5th डे आराम से तैयार होकर बैग वगैरह लेके, वहाँ क्रॉस रोड्स हैं बेंगलोर में, वहाँ जाके बैग लेके खड़े हो गए हम लोग। फिर एक एक करके कॉन्फ्रेंस हुई, तो कॉन्फ्रेंस में भी काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग था वो, थोड़ा हल्का सा घबराहट भी रहती है, इतनी दूर आए हैं, लास्ट अटैम्प्ट है तो घबराहट थी। फिर वही कॉन्फ्रेंस सबकी ख़त्म हुई, लंच किया, हमारे साइकोलॉजिस्ट आए, पूरा 1 आधे घंटे का लेक्चर दिया कि लाइफ अभी वो नहीं हुई है, बहुत सारे मौके आएंगे वो करके। तो लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि उसमें इमोशंस एकदम ऊपर नीचे जाते रहते हैं, कभी एकदम खुशी हो जाती है कि रिकमेंड हो जाएँ, कभी एकदम दुखी है कि कॉन्फ्रेंस आउट हो जाएँ। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर था। उसके जस्ट लास्ट मोमेंट जस्ट बिफोर द रिजल्ट। हाँ हाँ सर। तो फिर वही वो रिज़ल्ट सुनाना एकदम उल्टे ऑर्डर में स्टार्ट किया था उन्होंने। तो पहले चेस्ट नंबर 28, 21, चेस्ट नंबर 21 बैठे हुए हैं, तो ऐसे उल्टे ऑर्डर में रिज़ल्ट आया। मेरा सबसे सेकंड लास्ट में आया था। तो एक था कि रिज़ल्ट आने से पहले एक अपने आप में कॉन्फिडेंस आ गया था, जैसे ही वो बोलने वाला था तो मैं ऐसे घूम गया था। तो फिर जैसे ही चेस्ट नंबर 2 अनाउंस हुआ, तो बैग वगैरह लेके पहुँचा, फिर वही था। अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर मेडिकल्स वगैरह हुए, काफ़ी फ़न हुआ, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। नाइस, थैंक यू। अब एक्सपीरियंस जानेंगे ऋतिक का कि क्या एक्सपीरियंस रहा एसएसबी का जस्ट फ्रॉम द डे 1। यस सर। तो मेरा भी एसएसबी वहीं बेंगलोर में था, 24 एसएसबी ऋषभ के ही साथ।
तो पहले तो बहुत मज़ा आया यहाँ से ट्रेन में ही, 3 दिन की जर्नी थी। तो हम लोगों ने जो केबिन होता है 3rd AC डिब्बे में, उसको एकदम हॉस्टल बना दिया बिल्कुल। तो हम 3 लोग गए हुए थे, तो नॉन स्टॉप बातचीत, रात भर जग रहे हैं, फिर सुबह फिर बातचीत कर रहे हैं कुछ भी। तो उसमें बड़ा मज़ा आया। फिर पहुँचे होटल, तो स्क्रीनिंग से जस्ट पहले दिन तो एकदम सोच के गए थे टेंशन लेना नहीं है। गए अपना घूमा वूमा बढ़िया, वहाँ पे किया लुंगी डांस, फिर अपना स्क्रीनिंग गए। तो जो है पिक्चर काफ़ी नॉर्मल आया था और काफ़ी प्रैक्टिस करके गया था, तो बढ़िया से स्टोरी लिखा। और जब स्टोरी बढ़िया बन जाती है तो कॉन्फिडेंस वैसे ही आ जाता है। तो फिर अच्छा नरेशन गया। अच्छा नरेशन जाने के बाद जो ग्रुप भी काफ़ी कोऑपरेटिव था, तो बढ़िया से GD हुआ। आपके ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स थे उस साथ में? मेरे में थे सर, स्क्रीनिंग में GD में अच्छा स्क्रीनिंग का GD में थे हाँ। 16 थे। 16। तो तो उसमें से कितने स्क्रीनिंग हुए? 16 में थे सर, 7 हो गए थे। 16 में से 7 हो गए। तो ग्रुप काफ़ी कोऑपरेटिव था, क्योंकि मैं रिपीटर हूँ और प्रीवियसली रिकमेंडेड भी था। तो जो जितने भी हार्डकोर रिपीटर्स थे, तो उनको मोस्टली सारी चीज़ें पता रहती हैं। तो वो वाला ग्रुप था, तो काफ़ी कोऑपरेट कर रहे थे। तो बढ़िया से स्टोरी भी डिसाइड हो गई जल्दी से, नरेशन हो गया। और फिर रिज़ल्ट आने से पहले वही धक धक, फिर स्क्रीनिंग हो गए। उसके बाद फिर डे 1 साइक था। तो साइक टेस्ट की भी काफ़ी प्रैक्टिस की हुई थी। तो पिक्चर्स भी काफ़ी 2 पिक्चर्स तो ऐसे थे सर जो पहले देखे हुए थे वही आगे थे, और बाकी पिक्चर्स पे कुछ ना कुछ बढ़िया आइडियाज़ आ ही रहे थे। काफ़ी प्रैक्टिस करके गया था, तो बढ़िया से साइक टेस्ट लिख दिया। बाकी WAT में थोड़ा क्रेजी टाइप हो गया क्योंकि WAT मेरा इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर है। तो अब जैसे एक वर्ड आया था कि कॉन्क्वेस्ट का मुझे मतलब नहीं पता था, तो मैं एक बार चलो छोड़ दिया, कोई बात नहीं। फिर एक दूसरा वर्ड आ गया अलूफ, अलूफ का भी नहीं मतलब पता है, तो मैं लिख रहा हूँ कि मैनी पीपल डोंट नो द मीनिंग ऑफ अलूफ। 1-2 वर्ड और ऐसे ही आया। तो कुछ एक वर्ड आया था, तो उसमें लिख रहा हूँ कि जो भी वर्ड था कि इज़ अ काइंड ऑफ फेस्ट हेल्ड इन कॉलेजेस, तो ऐसे कुछ भी WAT लिखाया। और SRT भी SRT अराउंड 36 के अराउंड की थी। और जब मैं लास्ट टाइम रिकमेंड हुआ था जलंधर से, तब तो सिर्फ 23 ही करी थी, तो उससे तो ज़्यादा कर दी, तो बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया था। SDT वहीं पे लिखा ऑन द स्पॉट खुद का। फिर उसी दिन साइक के दिन मेरा इंटरव्यू हो गया। फिर अगले दिन से GTO चालू हो गया। GTO में काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि बढ़िया ग्रुप था और बढ़िया लड़के थे। तो GD वगैरह हुआ, GP हुआ, PGT में तो बढ़िया सबका हेल्प रहा, आगे जाने का मौका मिला, मैंने भी दिया दूसरे लोगों को, तो बढ़िया से सॉल्व हुआ। फिर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स थे, तो थोड़ा नया था, क्योंकि मैंने पहले जो SSB दिए थे उनमें वो रोप क्लाइंबिंग का नहीं होता था, बट इस बार था, तो मैंने वो 2 बार चढ़ा, तो उसमें भी बड़ा मज़ा आया। और फिर कमांड टास्क तो बहुत बढ़िया था। कमांड टास्क में गया करने, तो उसके बाद कमांड टास्क में क्या हुआ, एक हेल्पिंग मटेरियल था बल्ली, तो कर रहा था, तो लास्ट में सर जो है प्रेशर बनाने लगे थोड़ा सा कि जिन का कमांडर 2 मिनट लेफ्ट, 1.5 मिनट लेफ्ट ऐसे करके। तो उस हरी में मैंने कमांड टास्क तो कंप्लीट कर दिया, बट जो बल्ली थी वो बीच में ही छूट गई। तो सर बोलते हैं कुछ किया, मैंने कहा हाँ सर कमांड टास्क कर दिया। तो बोले अच्छा ठीक है, जहाँ पर देख रहा हूँ तो बल्ली छूट गई थी, तो थोड़ा लगा कि अब कुछ इससे दिक्कत आएगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर कॉन्फ्रेंस भी नॉर्मली गई, और फिर रिजल्ट वाले दिन। तो ऋतिक, पूरे SSB प्रोसीजर में कौन सी ऐसी चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा टफ लगी है? सबसे ज़्यादा टफ सर वो इसमें मेरे लिए थोड़ा साइक का पार्ट ही रहता है, जो अपना SRT वाला पार्ट है वो थोड़ा टफ लगता है, क्योंकि सर मैं जब पिछली बार रिकमेंड हुआ था तो बस 23 SRT करके आया था। वो बड़ा सोच सोच के लिख रहा था कि अच्छा ये सिचुएशन है, वैसे करूँगा वैसे करूँगा। तो इस बार ये था दिमाग में कि कैसे भी थोड़ा सा तो ज़्यादा करना है, इंप्रेशन पड़ता है थोड़ा सा ही। तो इस बार तो 35-36 के अराउंड करी, बट वही है थोड़ा सा क्वालिटी उसका गिर गया, तो मुझे SRT थोड़ा टफ लगता है, बाकी तो हो जाता है। तो अब अभिनव का एक्सपीरियंस जानेंगे कि अभिनव का जो SSB रहा है, ही गॉट रिकमेंडेशन फ्रॉम AFSP देहरादून, राइट? ओके, तो अभिनव आपका एक्सपीरियंस क्या रहा ओवरऑल SSB का? तो जैसे कि सर ने बताया, मैं 1 FSB देहरादून से रिकमेंड हुआ हूँ। 29 तारीख को मेरी रिपोर्टिंग थी, तो 28 तारीख को मैं निकल गया था।
और जर्नी तो बहुत ही बढ़िया थी क्योंकि पहाड़ी एरिया था और पहली बार मैं वंदे भारत से जा रहा था, तो वो भी एक अच्छा ही थ्रिलर था मेरे लिए। क्योंकि ट्रेन में मेरे बगल वाली सीट में एक भैया बैठे हुए थे, तो मैं ऐसे ही बता रहा था, मेरे जस्ट बगल वाली सीट में एक और भैया थे, उनको बता रहा था कि एसएसबी के लिए जा रहा हूँ। तो जो दूसरी सीट में बैठे हुए थे वो भी 3 बार कॉन्फ्रेंस आउट हो चुके थे, तो वो मुझसे बात करने आते हैं, वो बढ़िया डरा देते हैं। लेकिन ठीक है, मैंने कहा हाँ जो होना होगा हो जाएगा। उसके बाद फिर स्टेशन पहुँचता हूँ, वहाँ पे एक दोस्त मिल जाता है, फिर साथ में एकोमोडेशन देखते हैं। और जो जहाँ हमारी एफएसबी था वो क्लेमेंट टाउन नाम की जगह है और बहुत ही बढ़िया जगह है। कभी अगर आप लोग जाओगे तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको। तो हम लोग सुबह, फिर मैं तो सो ही रहा था रिपोर्टिंग वाले दिन, तो वो उठाया, नहाए वाए, मतलब फ्रेश हुए, उसके बाद गए। तो स्टार्टिंग में जाते ही मेरे साथ एकदम क्रेजी चीज़ हो गई थी, क्योंकि मेरा जो आधार कार्ड था उसमें मेरे छोटे बच्चे वाली फ़ोटो लगी हुई थी। अपडेट कराने के लिए दिया था, लेकिन उस टाइम तक अपडेट हुआ नहीं था। तो जब मेरा नंबर आया तो सर कहते हैं कि ये तो तू है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ ये तो मैं ही हूँ, मैं कैसे नहीं हो सकता हूँ। तो फिर डेट ऑफ बर्थ वगैरह उन्होंने पूछी, तब भी कह रहे हैं नहीं भाई तुझे नहीं देने देंगे। तो फिर उन्होंने अपना पैन कार्ड निकाला, किस्मत से 18 का हो चुका था मैं, तो पैन कार्ड आ गया था मेरे पास, तो उससे मुझे दे दिया। नहीं तो मैं तो डॉक्यूमेंटेशन आउट हो जाता। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऐसा होता कुछ। तो फिर उसके बाद फिर वही स्क्रीनिंग की, तो उसकी तो प्रैक्टिस करी रखी थी, अच्छी पिक्चर आई थी, अच्छी स्टोरी बनाई थी और नरेशन भी अच्छा ही हो गया था। तो ऐसा था कि ये फैसले में क्या होता है कि एज वाइज हम लोग के चेस्ट नंबर बढ़ते हैं। जैसे आर्मी और नेवी में क्या होता है सर कि ऐसे ही कोई भी जाकर रैंडमली ले सकता है, लेकिन हमारे में एज वाइज बढ़ते थे। तो हमारे 155 रिपोर्टिंग थी, उसमें 77 अलग हुए थे फर्स्ट ग्रुप में और 77 अलग ग्रुप में, मतलब आधे आधे ही हो गए थे वो। तो सबसे लास्ट नंबर 77 वाला मेरा था। तो ग्रुप में भी सबसे लास्ट में मेरा नरेशन था। तो जैसे ही मेरा नरेशन खत्म हुआ सब एकदम चलाने लगते हैं कि उसमें ग्रुप डिस्कशन में कि ये थी मैं, ये थी मैं। फिर थोड़ा सा मतलब पॉइंट बाकी उसमें 2-3 पॉइंट ही रखने होते हैं, तो वो मैंने अच्छे से पुट ऑन कर दिए थे। तो उसमें भी कुछ खास दिक्कत नहीं हुई थी। तो स्टोरी भी मेरी ले ली गई थी क्योंकि बढ़िया स्टोरी मैंने बनाई थी। उसके बाद फिर स्क्रीनिंग हो जाते हैं, उसमें भी सबसे आखिरी नंबर मेरा ही बोला गया था। तो दुख 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 हो रही थी तब तक मेरी। उसके बाद हम लोगों के में एफएसबी में क्या होता है, जो एफएसबी भरा होगा उसको पता होगा कि साइक हमारा शाम को हो जाता है। तो हम लोग खाना वाना खा के फिर शाम को 5 बजे साइक था। साइक भी बहुत ही बढ़िया गया था, एक एक स्टोरी लिख के बढ़िया अपनी पीठ पर तपा रहा था, वाह बेटे क्या स्टोरी लिखी है। 60 वैट 60 एसआरटी कर दिया था, एसडीटी भी अच्छे से लिख दिया था क्योंकि वो पता ही था क्योंकि आप एसएसबी देने जा रहे हो तो इंट्रोस्पेक्शन तो करके ही जाओगे और ये करना भी चाहिए ताकि आपको पता चल जाए कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। उसके बाद 2 दिन मेरे खाली था, कुछ था ही नहीं। तो उसमें हम लोग, अब मेरे ग्रुप से बहुत इंटरेक्ट हो गया था, मतलब मेरे ग्रुप में 9 लोग थे तो उनसे बढ़िया इंटरेक्शन हो गया था। उनको कहानी सुनाता था, स्कूल की कहानी सुनाता था, ऐसे कहानी सुनाता था, उनकी सुनता था। तो बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन हो गया था ग्रुप वालों से भी। उसके बाद जब इंटरव्यू था मेरा 4th, तो इंटरव्यू में भी एज अ 50-50 हो गया था क्योंकि कुछ क्वेश्चन सर ने ऐसे खतरनाक पूछ दिए थे जो मतलब मैं हड़बड़ा गया था और कुछ मैंने भी ऐसे जवाब दे दिए कि सर भी हड़बड़ा गए थे। तो वो भी ऐसा मतलब उसमें 50-50 था। साइक में तो एकदम क्लियर था कि साइक तो मस्त एकदम चली गई, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद फिर जीटीओ भी अच्छा गया था क्योंकि ग्रुप में अच्छे से बात हो गई थी, तो जीडी वगैरह अच्छा गया था और एचजीटी पीजीटी भी बहुत अच्छा गया था। तो अभिनव, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आप सुन के हड़बड़ा गए थे उनमें से कुछ बताएंगे? कुछ ऐसे क्वेश्चंस, और उसमें क्या आंसर दिया था आपने? सर एक क्वेश्चन तो सर ने पूछा था कि तुम एयरफोर्स में जा रहे हो, उसमें मोर्टेलिटी रेट तो बहुत ज़्यादा है, तो एकेडमी में ही काफ़ी लोग मतलब वो हो जाते हैं, क्रैश वैश हो जाते हैं प्लेन। तो मैंने कहा सर जब तक मैं जाऊँगा तब तक तो MiG-21 हट चुके होंगे, तो MiG-21 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था उसमें। तो कह रहे मैंने MiG-21 की बात करके, मैंने कहा सर सॉरी सर, लेकिन तब तक हट चुके होंगे तो मैं तेजस उड़ा दूंगा जाके। तो ऐसा ही हो गया था। और बाकी कुछ क्वेश्चन थे, मतलब उन्होंने फ्रेंड्स के बारे में पूछा और हर एक फ्रेंड से पूछ रहे हैं कि अच्छा इससे मैं मिलूंगा जाके तो ये 3 चीज़ तुम्हें क्या इंप्रूवमेंट करना चाहेगा। तो ऐसे लगभग मेरे 10-15 लोग हो चुके थे फ्रेंड्स में। उसके बाद फैमिली से पूछा पापा क्या इंप्रूवमेंट करेंगे, तो ऐसे करके तो अब मैं वही घुमा फिरा के बता दे रहा हूँ। तो कह रहा नहीं ये नहीं, कुछ और बता। तो ऐसे ही चला था, मतलब वो 50-50 हो गया था। उसके बाद जीटीओ तो बहुत अच्छा गया था। कमांड टास्क में मुझे सबसे आखिरी में बुलाया गया था, तो मेरे पहले जितने लोग गए थे वो लगभग बुला दिए थे मुझे, तो मैं जाके देख ले रहा था कि अच्छा ये कमांड टास्क है, ये कमांड टास्क है, ये कमांड टास्क है। उसमें 5 टोटल कमांड टास्क थे, 4 मैंने देख लिए थे, मुझे पता नहीं था कि 5 है। तो जब मैं आखिरी बंदा था, मैं गया, मैंने कहा अब तो मुझे सब आता है, कुछ भी करा दो, सब आइडिया है मेरे पास। मैं गया और मुझे 5 वाला दे दिए, उसमें एकदम ही अलग था। उसको मैंने सॉल्व कर दिया, ऐसे कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन एक माइंड मेकअप हो गया था ना कि अब तो कुछ भी कर दूंगा, वो हो गया था। बाकी कॉन्फ्रेंस भी इजी थी, बस एक सवाल, मतलब एक ही सवाल पूछा था कि सैनिक स्कूल को बाकी सैनिक स्कूल से कंपेयर कर दो अपने सैनिक स्कूल को।
तो उसमें भी डिप्लोमेटिक आंसर देख के मैं एकदम बच के निकल गया था। तो पता चल गया था कि हाँ रिकमेंड हो रहा हूँ। कॉन्फ्रेंस भी हो गई थी। उसके बाद अगले दिन CPSS था, वो भी पास हो गया था। उसके बाद फिर घर आ गया। ओके गुड। तो ओवरऑल जो एसएसबी का प्रोसीजर रहता है, राइट, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है एसआरटी, और जिसमें बहुत बच्चे इंटरेस्ट भी लेते हैं। तो आप सब में से मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा इंटरेस्टिंग एसआरटी रहा जिसको आप शेयर करना चाहते हैं अभी। ऋषभ बताएंगे। ऋषभ। तो हम लोग की एसआरटी में, मेरे और ऋतिक के में एसआरटी की जो वो शीट आती है, तो उसमें सबसे पहली एसआरटी थी कि एयर रेड हो गई तो क्या करोगे। तो काफ़ी लोग तो एयर रेड पहले समझ ही नहीं पाए, वो समझ रहे हैं पैसे की रेड हो गई है तो उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखे। एक इंटरेस्टिंग एसआरटी थी कि तुम रेलवे स्टेशन पे हो, टाइम पूछ रहे हो, तो वो बंदा तुम्हें अब्यूज़ कर दिया, तो इस सिचुएशन में क्या करोगे। और एक और एसआरटी थी कि तुम्हारे फादर को किसी ने आके मार पीट दिया है, तो उस सिचुएशन में क्या करोगे। तो एसआरटीज़ का क्या है कि हमेशा प्रैक्टिकल रहना है, हमेशा खुद को उस सिचुएशन में डाल के जो फर्स्ट एक मतलब एक मॉरल एक्शन जो हो वो लेना है हमेशा। कभी भी मतलब भावनाओं में नहीं बहना है, क्योंकि हमेशा वो ऐसी चीज़ प्रोवोक ही करते हैं कि जैसे वो फादर वाला सिचुएशन है तो काफ़ी लोग इमोशनली प्रोवोक हो जाएंगे, जाके वैसा एक्शन लेंगे। तो ये चीज़ नहीं करनी है। और जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका एक खुद ही फ्लो बन जाएगा। जैसे कोई भी एक्सीडेंट वाला सीन हो तो उसमें आप अपने आप मतलब एक फ़्लो बन जाएगा कि पहले जाना है, इंजरी देखनी है, फिर मतलब अकॉर्डिंगली एक्ट करना है, फर्स्ट एड वगैरह देना है और लोगों को इन्फॉर्म करना है, अथॉरिटीज़ को। तो यही होता है एसआरटी में, आपको एक प्रैक्टिस चाहिए और सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि क्या हो रहा है तो क्या करना है उसमें। यही रियलिस्टिक आपको अप्रोच रियलिस्टिक। बट कई बार वो साउथ की मूवीज़ को फॉलो करते हुए हीरो एकदम से नहीं बनना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स एकदम से वो दिखाने के लिए कि नहीं सर मैं तो लड़ जाऊंगा, भिड़ जाऊंगा, मार दूंगा, फाड़ दूंगा, तो वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं। चलिए, ये तो एक रियलिस्टिक अप्रोच आप देंगे तभी जेन्युइन भी लगेगा, अदरवाइज वो सीधा आपको। तो उसके अलावा और बताएंगे, ऋतिक से पूछेंगे। ऋतिक को SRT और SDT और वेट WAT, तो इन तीनों में क्या एक्सपीरियंस रहा आपका और क्या बच्चों को आप सजेस्ट करना चाहते हैं इसके लिए। सर WAT SRT और SDT के लिए तो मैं बोलूँगा कि सबसे पहले ना SDT लोग लटके चलाते हैं कि एक वो नटराजन सर वाली किताब है, उसमें लिखा हुआ है प्यारा सा छापा लिखा है, और भी सर लोग कोचिंग करने आते हैं तो उधर जो है बता देते हैं वही छाप पे आते हैं। मेरे हिसाब से तो सर अपना SDT खुद से लिखो, उसको रट लो, उसे बढ़िया लिखाओ, कोई दिक्कत अपना नहीं है। SDT सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, हाँ वही सर। तो खुद का है, ये आप कहीं से अगर कॉपी कर रहे हो तो वो तो जिसने लिखा है वो उसका सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होगा, आपका नहीं होगा। तो सेल्फ डिस्क्रिप्ट, यू हैव टू डिस्क्राइब योर सेल्फ, ठीक है। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑफ योर सेल्फ, राइट, व्हाट्स योर फ्रेंड्स ओपिनियन, व्हाट्स योर पेरेंट्स ओपिनियन, राइट, ये सारी चीज़ें आपको शेयर करनी होती हैं, तभी वो चीज़ मैच हो पाएगी। जो TAT में भी है तो जो स्टोरीज़ लिखी हैं उससे भी साइकोलॉजिस्ट जो है कुछ क्वालिटीज़ आपकी देखेगा, कुछ अच्छी कुछ बुरी। तो अब TAT में एकदम जो है बेकार आदमी हो लेकिन SDT में एकदम भगवान, तो वो फिर हो जाता है हाँ, बेकार। बिल्कुल। और इसमें एक और पॉइंट है, जैसे लोग SDT जब लिखते हैं तो सिर्फ क्वालिटीज से भर देते हैं उसे, उसमें अपनी मतलब वो हाँ, जो ड्रॉबैक्स हैं उसको मेंशन ही नहीं करते। तो ये भी मतलब करना चाहिए। इसमें एक और भी आता है एक पॉइंट, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो उसमें क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को। आपने अपनी स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी लिख दी, बट वीकनेस की बारी आती है तब क्या करते हैं। वीकनेस के लिए मेरे हिसाब से एकदम कुछ रियल ढूंढो, बट ऐसा नहीं जो तुम्हारे पर्सनैलिटी पे ना एकदम धब्बा सा बन जाए, है ना। जैसे वीकनेस है, मेरा सर है मैं ओवर थिंक बहुत करता हूँ, तो ओवर थिंक मेरा वीकनेस हो गया। अब अगर जैसे मैं थोड़ा, हर कोई लेजी तो हो जाता है सर, है ना, कभी ना कभी लगता है कि यार ठीक बाद में करेंगे। तो अगर मैं एकदम मेंशन कर दूँ कि हाँ लेजीनेस ही मेरा वीकनेस है, तो ये तो पर्सनैलिटी हो गई ना। कि मतलब कोई भी जैसे SSR ने मेरा देखा डोजियर, उसमें लिखा है लेजीनेस, तो यही सोचेगा ना कि इसको मैं NDA क्यों भेजूँ, ये वहाँ भी जो है सोएगा और जो है वो तरीके ढूंढेगा कैसे भी काम से बचा जा सके, आराम करा जा सके। तो ऐसा सब बचो, कुछ ऐसा देखो जो पर्सनैलिटी से रिलेटेड ना हो। सेम मैंने भी जो है अपनी एक वीकनेस, मेरे इंटरव्यू का सबसे लास्ट क्वेश्चन ही था कि अपनी 2 स्ट्रेंथ और 2 वीकनेस बताओ। तो एक मैंने वीकनेस बताई थी टाइम मैनेजमेंट इशू। तो अब वो चीज़
सही में थी, क्योंकि 12th क्लास के बाद जब जो रिजल्ट्स आए थे तो मेरे ज़्यादा अच्छे नहीं थे, तो सही में टाइम मैनेजमेंट का इशू था। तो अब मैंने इस पर एंड नहीं किया कि मेरा टाइम मैनेजमेंट का इशू है, मैंने बताया कि सर मैंने ओवर द ईयर, मतलब लास्ट ईयर मैंने उसे इम्प्रूव कराया काफ़ी। तो हमेशा सिर्फ वीकनेस नहीं बतानी है, वो रियल भी होनी चाहिए, और उसे बताना भी है कि मैंने कैसे इंप्रूव किया। तो मैंने 3 पॉइंट उसमें बताए थे कि मैंने कैसे इंप्रूव किया है इसे, और मेरा रिजल्ट भी मतलब आपके सामने है उसका। राइट। वीकनेसेस तो हर किसी के अंदर होती हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप ऐसी वीकनेस वहाँ पे लिखें, अपनी ऐसी वीकनेस बताएं जिसका मिनिमम नेगेटिविटी वहाँ पे क्रिएट। हाँ, वही पॉइंट है राइट। सर। अब तो नेगेटिविटी तो हर किसी इंसान में होती है, वीकनेसेस हर किसी इंसान में होती हैं। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, मास गैदरिंग को आप फॉलो फेस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी एक वीकनेस है। बट ये आपको नहीं लिखनी वहाँ पे। क्यों? ये तो आपको सीधा सा मतलब आप डायरेक्टली अपने आप को नेगेटिव कर रहे हैं। हाँ हाँ। तो वहाँ पे क्या होता है कि कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका डेली लाइफ या उस प्रोफेशन पे कोई भी असर ना पड़े, ऐसी वीकनेस लिखेंगे तो आई थिंक ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। राइट। अभिनव, आपने क्या वीकनेस लिखी थी? सर मैंने तो कोई भी वीकनेस नहीं लिखी थी वीकनेस वाला छोड़ दिया था। सर। उसमें एसडीटी में सर मैंने सिर्फ मेरी एक ही वीकनेस लिखी थी कि जो मतलब मैंने अपने अंदर देखा था कि मैं जब ज़्यादा टास्क करने होते हैं तो ज़्यादा टास्क पे एक साथ फोकस कर नहीं पाता हूँ, जो कि अभी भी हो रहा है। जैसे ज़्यादा लोग बात बोल रहे हैं तो उस पर फोकस नहीं कर पाता हूँ, तो एक टाइम पे एक जगह पे फोकस कर पाता हूँ। तो वो मैंने वीकनेस लिखी थी, वो मैंने अच्छे से एलेबरेट भी कर दिया था उनको कि ऐसा ऐसा होता है। तो बस दैट्स यही गुड, ये अच्छी बात है। अगर कोई भी इंसान एक बार में एट ए टाइम अगर कई जगह फोकस करेगा तो उसका कंसंट्रेशन नहीं उतना अच्छा हो पाएगा, उतना फोकस नहीं हो पाएगा किसी एक चीज़ पे। तो ये चीज़ अच्छी है। इसमें क्या है, आप अपनी वीकनेस भी बता रहे हैं और इनडायरेक्टली आप अपनी एक स्ट्रेंथ भी बता दे रहे हैं, है ना। दैट्स द गुड पॉइंट। और इसी तरीके से वीकनेस की बात अगर कहीं पे आती है तो आप इसी तरीके की वीकनेस बता सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कई सारे स्टूडेंट्स जो गंदगी में रहना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, तो बता सकते हैं कि मेरी कमजोरी है कि मुझे गंदा प्लेस मैं पसंद नहीं करता हूँ, मुझे वहाँ नहीं रह पाता हूँ, या मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ, ये मेरी कमजोरी है, दिस इज माई वीकनेस। तो इससे आपकी डेली लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ा, या आपकी प्रोफेशन कोई फ़र्क पड़ रहा है? नहीं। बिना खाने के तो कोई भी नहीं रह सकता है, सही बात है ना। तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ नहीं पड़ रहा है, और पॉजिटिव भी नहीं पड़ रहा, नेगेटिव भी नहीं पड़ रहा। इट मीन्स आप अपनी वीकनेस बता रहे हैं बट वो न्यूट्रल है। तो अपनी वीकनेस को अगर न्यूट्रल भी रख रहे हैं, दैट्स गुड। और वही सर वो वाला पॉइंट की सॉल्यूशंस भी बताइए कि अगर जैसे मेरे को ये चीज़ है तो मैं इसके लिए ये भी कर रहा हूँ, इसको सॉल्व करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप कुछ ऐसी वीकनेस बता रहे हैं तो उसको रिजॉल्व करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए व्हाट आर यू डूइंग, उसके लिए क्या कर रहे हैं आप, एफर्ट्स, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट है, तो वो चीज़ें भी आप बता सकते हैं। ठीक है, जिससे कि आप अपनी नेगेटिविटी भी बताएं, वीकनेस भी बताएं और उसको रिकवर भी कर दिया, है ना। इसी तरह से इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो इंटरव्यू में रिसर्च से स्टार्ट करेंगे। तो रिसर्च इंटरव्यू का जो पार्ट रहा आपका, वो कितने मिनट तक चला और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए आपसे? तो मेरा इंटरव्यू लगभग 1.5 घंटा चला था। तो सबसे पहले तो मैं जब इंटरव्यू हॉल में घुसा तो सामने जो है बोर्ड प्रेसिडेंट बैठे हुए थे, ब्रिगेडियर साहब। तो काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग था वो। तो खैर अपने नॉर्मल कैजुअल ड्रेस में ही थे, तो ज़्यादा कुछ वो पता भी नहीं चला था वो बोर्ड प्रेसिडेंट है। आराम से बैठा। तो सबसे पहला सवाल उनका था कि यू हैव अ गुड लुकिंग टाई, वेयर हैव यू बॉट इट फ्रॉम। तो मैं कहा सर आई बॉट इट फ्रॉम रेमंड्स। एंड मतलब फिर वो पूरा इन्वेस्टिगेशन किए कि किसकी पसंद थी, प्राइस क्या थी, कौन सा मटेरियल है, और ये सब हुआ। उसके बाद मेरे से पूछा कि कहाँ से आ रहे हो, कैसे आ रहे हो। तो मैं बताया हरिद्वार से आ रहा हूँ और क्या ट्रेन वगैरह से आ रहा हूँ। तो मैं मुझसे पूछा हरिद्वार के बारे में 5 थिंग अच्छी, मतलब 5 पॉइंट्स बताओ हरिद्वार के बारे में। तो मैंने उसमें मतलब सारा टूरिस्ट प्लेसेस वगैरह सब कुछ मेंशन करा, और एक BHL भी वर्ड मेंशन करा था। मेरे फादर उसी में काम करते हैं। तो उसके बाद उसने फिर BHL के बारे में पूछा इंटरव्यू ऑफिसर ने। तो BHL के बारे में पूरा डिस्क्राइब किया मैंने कि क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, कब बनी थी, ये वो करके। फिर वही स्टार्ट हो गया। सबसे पहला क्वेश्चन था, मतलब जो फॉर्मल ऐसे इंटरव्यू स्टार्ट हो गया। तो उन्होंने बोला कि वी विल बी टॉकिंग फॉर नेक्स्ट 40 to 45 मिनट्स
तो उसके बाद पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ योर नेम। तो अब मैं पहले से प्रिपेयर करके गया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माई नेम, तो ऋषभ नाम है मेरा। तो अब ऐसे गूगल पे मैंने सर्च किया तो एक तो आ रहा था कि तीर्थंकर, जो जैन तीर्थंकर होते हैं। तो अब ये तो कुछ खास ऐसी मीनिंग नहीं है, मीनिंग थी सुपीरियर। तो अब उन्होंने मेरे से वही पूछा जस्टिफाई करो कि तुम सुपीरियर वर्ड को कैसे जस्टिफाई करते हो। तो इस पर भी मैं डिप्लोमेटिक आंसर दिया एकदम कि सर मैं अपने पास्ट सेल्फ से सुपीरियर हूँ। अगर आप मेरे को कंपेयर करें 1 साल पहले वाले मेरे वर्जन से, तो उससे मैं सुपीरियर हूँ। ऐसे ही 1 साल बात करेंगे तो अभी वाले से सुपीरियर। तो ये भी एकदम काफ़ी डिप्लोमेटिक आंसर दिया। फिर आगे फिर वही CIQ वगैरह चले कि काफ़ी लंबा, वही एजुकेशन क्या है और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स। तो ऐसा CIQ 1 था। फिर 2 था CIQ, उसमें पेरेंट्स वगैरह के बारे में, फैमिली के बारे में। उसके बाद फिर अगला एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था। अब जैसे क्वेश्चन ये था कि तुम बताओ कि डेली लाइफ सिचुएशन में तुमने कोई ऐसा टास्क जो सॉल्व करा हो, कोई इशू हो तुमने रिजॉल्व करा हो। तो मैं ऐसे कुछ भी बताता था। जैसे मैंने सिंपल एक बताया कि सर मैं रनिंग करने जाता था, तो मेरे को अब जैसे मैं 5 किलोमीटर दौड़ रहा हूँ तो मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा ना कहाँ से 5 किलोमीटर जाऊँ। तो मैं बताया सिंपल कि सर मेरे को ये इशू हो रहा था, तो मैंने एक मैप वाला ऐप डाउनलोड किया और उससे मैं रूट पहले से ही डिसाइड कर लेता था। तो कहा इट इज़ वेरी बेसिक, कुछ और बताओ। तो फिर मैं बताया कि सर मेरा एकेडमिक्स थोड़े वीक थे 12th के बाद, मेरे जो ये सब्जेक्ट्स थे कमज़ोर थे, तो उसको मैंने ऐसे रिजॉल्व करा। कहा इट इज़ वेरी बेसिक, ये भी हटाओ। फिर मैं बताया कि सर मेरी सिस्टर जो थी 11th में आई थी, तो उसने PCB ली थी, तो उसको थोड़ी इश्यूज़ हो रहे थे, एकदम से नया वो आता है तो इश्यूज़ हो रहे थे, तो मैंने उसकी हेल्प करी। मेरे से जो लास्ट में स्ट्रेंथ पूछी तो उसमें मैंने बताया कि मेरा एक एनालिटिकल नेचर है, मैं चीज़ों के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख के काम करता हूँ। दूसरी स्ट्रेंथ भी मैंने ऐसी कुछ बताई थी कि मेरा कम्युनिकेशन अच्छी है, तो ये भी मैंने बताया था। और यही सेम चीज़ मैंने टीचर्स, फ्रेंड्स और उन सब में बताई थी। तो वो सब चीज़ें काफ़ी को रिलेट हुई। तो एक मेरे को फीलिंग थी अंदर से कि चलो अच्छा गया इंटरव्यू। ये था इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। ओके, तो ऋतिक आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू का? इंटरव्यू कैसा रहा आपका और कितने मिनट चला? मेरा इंटरव्यू तो सर मुश्किल से 10 मिनट चला होगा। जैसा कि अभी बताया था आपने। 10 मिनट के आसपास इंटरव्यू चला था। तो बस उसमें ही वो सर जो बैठे हुए थे गया तो मैगी खा रहे थे, भगा दिया। फिर गया तो आज चलो बैठो, बेसिक सवाल जो पूछते हैं, रैपिड बिल्डिंग, हाँ कहाँ से आए हो, वैसे करके, अच्छा प्रीवियसली रिकमेंडेड हो, ठीक है, बेसिक सवाल। फिर वो क्या बोलते हैं उसको, जो बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छा CIQ। तो CIQ पूछा, मैं जवाब दे रहा था, तो 2-3 सवाल के जवाब दिए। फिर तब तक मेरा कोई पॉइंट पकड़ के मेरे आंसर्स में उस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछ दिए, 4-5 बना के। फिर मैं 1-2 का जवाब दे पाया, उसमें फिर पॉइंट पकड़ा, फिर से 4-5 पूछ दिए। फिर मैं बोला, फिर 4-5 ऐसे ही बोला, फिर पॉइंट पकड़ा, फिर 4-5 बोल दिए। तो ओके, थैंक यू अभिनव, ऋतिक एंड ऋषभ। और ये ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है सभी बच्चों को, और आई होप कि आपको इस एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और उसके अलावा भी आपकी पर्सनल क्वेश्चन अगर आपके माइंड में कुछ भी होता है, यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट सेक्शन, और आप जो क्वेश्चन करेंगे आई विल ट्राई टू आंसर देम। और कुछ अगर आप पर्सनली बच्चों से भी पूछना चाहते हैं वो भी आप पूछ सकते हैं, देन आई विल ट्राई टू आंसर देम ऑन बिहाफ ऑफ ऋतिक, अभिनव एंड ऋषभ। ओके, तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच ऋषभ और ऋतिक एंड अभिनव। मिलते हैं एकेडमी में, उसके बाद जब भी आपका होगा देन आई विल बी देयर। और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, थैंक यू सो मच, जय हिंद।